चलो जी, बेटा बातें बंद कर दो। वो गेट बंद नहीं हो पाएगा क्या? सफोकेशन भी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो फाउंडेशन का एग्ज़ाम कंप्लीट, रिजल्ट अवेटेड। बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बाद में बोलूँगा। होप सभी को बोलूँ, ऐसा है? या कोई कहता है बोले सर 50-50 है मामला? है क्या कोई? लाइट्स कम कैसे हो गई यार? ये वाली बेटा लाइट ऑन करना, उधर से प्लग ऑन करना, वो सारे प्लग ऑन कर दो सारे। वो भी ऑन करो। ये वाली लाइट जल गई ना, फिर भी कम कैसा लग रहा है यार? चलो कोई बात नहीं। तो कब है रिजल्ट एक्सपेक्टेड अपना? 8 जनवरी। आज तारीख हो गई 17। तो ठीक है, 20 दिन की बात है। चलो 20 दिन में पहला चैप्टर तो हो ही जाएगा। चलो जी, पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में सुन लिया होगा सारी कहानी, वो रियलिटी है। बाकी बच्चे से पूछ लेना, वो सब गंदा गंदा बोलेंगे मेरे लिए। ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक में पढ़ाने वाले टीचर में से हूँ। क्योंकि यदि स्ट्रिक्ट होके इसको पढ़ाया यार, वो बाहर वालों को थोड़ा सा प्यार से समझा के आ जाओ बस एक बार। पहले अभी प्यार से समझाना पहले, फिर दूसरा, फिर जैसे मैं समझा के भेजूँ वैसे। यस यार, थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, हाँ। बस ये सही है। हाँ, जैसे जैसे मैं सिखा के तुम्हें भेजूँ ना, वैसे वैसे। तू क्या सुन रहा है यार? हमारी बातें हम क्यों सुन रहे हैं यार? हमारी बातें हम हमारे लोगों से करूँगा। तो जैसा सिखा के भेजूँ ना एग्जाम में, वैसा ही करके आना है। अपना दिमाग लगाया तो आप यात्री स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं। समझ गए? क्योंकि होता है ऐसा। अभी शुरू शुरू में तो तुम 2 5 10 दिन महीने भर मेरी बातें फॉलो करोगे। उसके बाद पे फिर जब मैं अपनी पे आऊँगा ना, तो तुम मेरी बातें फॉलो नहीं करोगे। मुझे पता है, कुछ फॉलो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये हर बैच में होता है, राइट? दूसरा, जो आपका सब्जेक्ट है उसका कुछ पोर्शन मुझे पढ़ाना है। पूरा सब्जेक्ट अपन नहीं, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी जो फैकल्टी है उस टॉपिक में एक्सपर्ट, शी और ही विल टीच। जो भी है वो डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट है। आई विल टीच यू फर्स्ट कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ। ठीक है, मेरा कोर सब्जेक्ट है। मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ एक बार। माई सेल्फ CS प्रतीक बंसाली। आई एम कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड, ट्रेडमार्क एडवोकेट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज। जो डायरेक्टर वाला पढ़ते हो ना टॉपिक, कि डायरेक्टर होता है कंपनी में, वो तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हुआ है, 5.5 फुट का। ठीक है। बाकी जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो और सामने सारी जो है वो रियलिटीज आती जाएगी। ठीक है। अब जगह देख के भाई साहब बैठ जाओ। इनको कृपया वहाँ ना बिठाएं जहाँ से ही आ रहे हैं। ठीक है। और कहीं अभी तो बिठाओ एक बार, सेटल करो कहीं ना कहीं इधर उधर। ठीक है। तो जब अपन टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो कंपनीज एक्ट को मैं हमेशा प्रैक्टिकली बेसिस पे पढ़ाता हूँ। मैं यूँ नहीं कि आपको सिर्फ मैंने मेरे नोट्स दिखाए, लाइन पढ़ाई लाइन समझाई, काम खत्म। कॉरपोरेट लॉ, कंपनी लॉ मेरा फेवरेट और एक्सट्रीम पिछले 13 साल का सब्जेक्ट है। मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो चुके हैं लगभग लगभग। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका एज इट इज़ वापस से रिपीट होने वाला है। कहाँ पर? फाइनल के अंदर। और फाइनल में जब ये वाला जो सब्जेक्ट, ये वाला जो टॉपिक पूरा रिपीट होगा ना, तो जो इंटर में आप लोग पढ़ोगे उसका कुछ पोर्शन वहां पर भी एज इट इज कॉपी पेस्ट है। तो देखो आप लोग है ना, प्लान क्या करना, आप लोग प्लान ये करके चलना कि बोले सर जो हम इंटर में पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे इंटर में तो हमारे लिए फ्रूटफुल हो ही हो, और साथ में इंटर के क्या हो, जब बाद अपन फाइनल में पहुंच जाएं और फाइनल में जब कंपनी लॉ पढ़ने बैठोगे, तो उसमें से कुछ पोर्शन क्या होगा, कुछ पोर्शन आपका इंटर वाला भी आएगा, तो हमारे को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटर में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो इंटर में जो आपने नोट्स बनाए, इंटर में आपने जो मॉड्यूल पढ़ा, इंटर में आपने जो बुक पढ़ी, इंटर में आपको जो पढ़ाया, वो एज इट इज क्या होगा, वो फाइनल में अपने काम आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? तो आपका उतना पोर्शन तो फाइनल का भी रेडी हो जाएगा। तो आप पढ़ना इस प्लान से, नंबर एक बात। हालांकि कैमरे पे नहीं बोलनी थी वो बात, अक्षय सर को भी और मेरे को भी नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं बोल देता हूँ। मैं CMA का एग्जामिनर हूँ, हम लोग पेपर सेट भी करते हैं और कॉपी भी चेक करते हैं। तो मेरा जितना फायदा उठा सकते हो मेरे वाले टॉपिक में, उतना उठा लेना। ठीक है। तुमको हर तरह से हेल्प करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, इनसाइड द इंस्टीट्यूट और इनसाइड द इंस्टीट्यूट।
नॉट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। इफ अक्षय सर विल परमिट देन आई विल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, वरना तो फोन है ही। अब ये नहीं कि आज शाम को ही फोन पे बोले सर ये टॉपिक समझाओ, कंपनी की डेफिनेशन। वो मैं तुम्हें तब कह रहा हूँ जब मेरा काम कंप्लीट हो गया, यू ऑल द स्टूडेंट और मैं डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कि बोले सर अब रेगुलर क्लास नहीं हो रही। जैसे कुछ स्टूडेंट बाहर से होंगे, आउट ऑफ राजस्थान, आउट ऑफ जयपुर से होंगे, तो वो अपने घर जा चुके हैं, होम टाउन जा चुके हैं, वहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये तो है नहीं कि वो यहाँ पे आएगा वो एक छोटा सा डाउट पूछने के लिए, तो ही विल कॉल, तो आई विल बी देयर। आ गई बात समझ में? और मैं ये बात मेरी नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्ञान सागर क्लासेस की जितनी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं सब अवेलेबल है। समझ गया बात? शायद कुछ लोगों ने तो उस दिन ट्रायल देख लिया होगा, अपन लोग बैठे थे, आप लोग, वो हर्षा मैम का था शायद वो टॉपिक। तो हर्षा मैम किसी वजह से नहीं आ पाई थी ऑन द टाइम, और इनका टेस्ट था, तो शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा, बोले यार इनको कौन पढ़ा रहा है ये, तो तुम्हारा फ्यूचर ही तुमको पढ़ा रहा था। तो तुम तारीफ मेरी करोगे नहीं करोगे, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी तारीफ करूँ। वो कब? जब तुम पढ़ोगे। ठीक है, देखो बस पढ़ने में तुम आगे रहना, बाकी फिर तुम क्लास में लेट आओगे, तुम क्लास में मस्ती मजाक करने की कोशिश करोगे, हर तरह से अलाउड है। ठीक है, लेकिन मेरे को ये पता रहना चाहिए कि ये स्टूडेंट जो गड़बड़ कर रहा है ना क्लास में, ये वो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है। तो फिर आपकी सारी शैतानियाँ क्या होगी? बैकफुट पे आ जाएगी। वरना ये तीसरी आंख लगा हुआ है, इसका लाइव डायरेक्टली कहाँ है? अक्षय सर के पास, मोबाइल पे भी है, घर पे भी है और ऑफिस में भी है। तो मैं यहाँ से सीधा एक मैसेज ड्रॉप करूँगा, he will see what is going in the class, what was happened, and the person will be traced। तो उनको जानते हैं कि ये आदमी सही नहीं है, मेरी बात कर रहा हूँ, ये आदमी सही नहीं है। जब अपनी पे आएगा, ये हो चुका है किसी बैच में, फर्स्ट डे ऑफ द इंटर, एक स्टूडेंट को मेरे को ना चाहते हुए लास्ट के 45 मिनट्स के बाद में कुछ उसको ज्ञान देना पड़ा, विशेष ज्ञान उसके जीवन के लिए था जरूरी। उसके बाद वो ज्ञान सागर क्लासेस में नहीं आया। मुझे सर ने बोला, बोले आपने क्या किया? मैंने कहा यही किया। अब या तो मेरे को रख लो या उसको रख लो। मैंने कहा अपना तो ऐसे ही है, तो वो जानते हैं मेरे को। डिसिप्लिन तोड़ोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी तुमको कहीं टॉपिक में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं बैठा हुआ। तुम कहते हो नहीं सर मेरे को इंडिविजुअली पढ़ा दो आप ये टॉपिक एक बार, वो मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, उसका मेरा मना नहीं है। मैं टाइम सेट कर लूंगा, अपन दोनों बैठेंगे आराम से, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखो डिसिप्लिन को और पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, बस पहला पहला प्रिंसिपल मेरा यही है। बाकी तुम कुछ भी करो, मेरे को कोई लोड नहीं है। टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो तुम क्लास में 10 दिन भी नहीं होगे मेरे को चलेगा, मुझे पता है 10 दिन के बाद में करवा करके करके नंबर ले आएगा, तो मैं क्यों अटक लूँ। लेकिन मुझे पता लग गया कि ये स्टूडेंट सिर्फ मस्ती मजाक करने वाला ही है, तो फिर ध्यान रखना, वो मेरे को पता रहता है कौन है, फिर मैं किसी भी दिन उसकी क्लास लग जाएगी अच्छे से। तो इसलिए डिसिप्लिन का थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे केस में। ठीक है, चलो अब अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, आपने फाउंडेशन में जो पेपर पैटर्न पढ़ा एमसीक्यू वाला, और अब आप जो इंटर में पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने फाउंडेशन में जो मेहनत करी है उसकी डबल टाइम या ट्रिपल टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी इंटर के अंदर। इंटर को आप मजाक मस्ती में मत लेना कि चलो सर फाउंडेशन में तो हम निकल जाएंगे, क्या था कोई बहुत भारी पेपर नहीं था, कर लिया हमने। लेकिन इंटर में यारो देखो, हल्की सी भी यदि अपन ने लापरवाही बरती ना, तो कहीं ना कहीं वो इंटर हमारे को ले बैठेगा। और टाइमली यदि कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है ना, तो उसका भी खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ता है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो इसीलिए क्या है, आपको जो भी चीज़ें करनी है ना, वो सारी वेल मैनर्ड में प्रॉपर तरीके से पढ़ के चलनी है डे वन से। आप अपना जो पढ़ने का प्लान है, जब अभी आपका रिजल्ट आ जाए, मैं अभी रिजल्ट आएगा जब तक तो तुम्हारे को कुछ कह ही नहीं सकता, तब तक तो यू आर किंग। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आ गया और मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, उसके बाद समझ लो वो भारी पड़ गया। अब क्यों? अब जिम्मेदारी बढ़ गई। समझ गए मेरी बात? अब तुम हो गए सीनियर इंस्टीट्यूट में। अभी तक तो तुम 20 तारीख तक तो क्या हो, 8 तारीख तक ना, 8 तारीख बोला ना, 8 जनवरी तक तो तुम क्या हो, अभी जूनियर हो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि तुम्हारे से ज़्यादा छोटा बैच, मतलब बैच मतलब कि फाउंडेशन वाली जो जनता है वो अभी नहीं है। तो अभी ये प्री इंटर है एक तरीके से, रिजल्ट हैज़ टू अवेटेड। ठीक है, तो अभी रिजल्ट आ जाए उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे आगे की। तो अब मुद्दा ये है कि जब अपन इंटर में एंटर हो गए, तो पहले दिन से ही प्लान बना के चलना कि हमें करना क्या है।
क्योंकि देखो आप दोनों ग्रुप यदि प्लान कर रहे हो, और प्लान करना भी चाहिए, मेरे ओपिनियन में मैं ये बोल रहा हूँ। अदर फैकल्टी या हो सकता है कोई और फैकल्टी आपको कुछ और बोले, वो उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं मेरे पर्सपेक्टिव पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको दोनों देना चाहिए। उसका कारण क्या है, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा सेट ऑफ मार्क्स, सुना है आपने? तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने दोनों ग्रुप दिए, एक ग्रुप में आपके खुदा ना खास्ता कुछ मार्क्स कम है, और आपके दूसरे वाले ग्रुप के अंदर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा स्कोर करा आपने, ठीक है। तो क्या होता है कि इंस्टीट्यूट आपके उस दूसरे वाले ग्रुप से कुछ मार्क्स ट्रांसफर कर देता है फर्स्ट वाले ग्रुप में, समझ गए आप बात? और आपको पासिंग स्कोर पे लाके, और आपको सेकंड ग्रुप में तो आप निकल ही गए क्योंकि स्कोर था अपने पास, और वो साथ में आपको फर्स्ट ग्रुप में भी निकाल देगा, समझ गए आप? तो आप दोनों ग्रुप में पास हो जाते हो। दूसरी बात, मेरिट की हमारे यदि मान लो दिमाग में है AIR की रैंक की, तो वो तभी हो सकती है जब बोथ ग्रुप हो। यदि आप सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो तो ये दोनों ही बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि सर हम दोनों ग्रुप ही जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, हमारा प्लान दोनों ग्रुप का ही है, समझ गए आप मेरी बात? कोशिश करिए, देखो मेहनत उसमें बहुत लगेगी, क्यों? क्योंकि 8-9 घंटे की तो क्लासेस होगी, उसके बाद में फिर आपकी सेल्फ स्टडी, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डे 1 से प्लान करके चलो। फाउंडेशन में जो तुमने मेहनत करी, फाउंडेशन में तुम घर पे जितने घंटे पढ़े या जो भी करा तुमने XYZ, ठीक है, उसका ट्रिपल टाइम बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ट्रिपल टाइम, मैं डबल टाइम भी नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिपल टाइम तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी, देखो ये बात ध्यान में रखना, समझ गए मेरी बात? और यारो, CMA बनने के बाद कौन तुम्हें बोलेगा पढ़ लो? कौन बोलेगा बताओ? कोई बोलेगा? घर पे जो आज पेरेंट्स, या घर पे आज जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, या आपके टीचर लोग हैं, वो अभी बोलते हैं ना, बाद में बोलेगा कोई? बाद में तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा, सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, समझ गए मेरी बात? और ये रियलिटी है। लेकिन वो पैसा ही पैसा तब होगा, ये, हाँ, कि जब वो अभी आज वाला टारगेट पूरा कर रहे हो। देखो अभी आज रोना पड़ेगा अपने को, तब कल हंसने वाले दिन आएंगे। यदि आप ये सोचो बोले अभी हंसने वाले दिन एंजॉय कर लेता हूँ, तो फिर ये प्रकृति है, फिर अगले दिन क्या होगा? फिर रोने वाले दिन आएंगे। क्यों? अपन ने पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं तो अपने पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब अपन क्या करें? समझ गया आप? लेकिन आपने आज मेहनत कर ली, आप आज पच लिए, आपने आज सेक्रीफाइसेस कर लिए, तो आपका कल अच्छा हो जाएगा। और कल आपको जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, जो जॉब चाहिए, जो आपको गाड़ी चाहिए, जो मोबाइल चाहिए, जो फलाना चाहिए, ढमकाना चाहिए, दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, आपके खुद के पैसों से। अभी अभी आपका खुद का क्या है मुझे बताओ, बोलो। अभी तुम्हारा खुद का कुछ क्या है? मैं तुम्हारे एक 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 स्टूडेंट को पूछूं, बता दो तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा क्या है? खुद खुद के तुम्हारे कपड़े तक नहीं है, किसके दिलाए हुए? फिर तो घमंड किस बात का है तुम्हारे को? अब घमंड तो मैं कराऊंगा, किस बात का? कि देखो आज डिग्री है, किसकी वजह से? पेरेंट्स की वजह से। समझ गए आज आप बात? तो मैं हमारा नाम भी नहीं ले रहा हूँ भैया, देखो सबसे पहला क्रेडिट तो माँ बाप का है, उनके ऊपर तो है ही नहीं कोई। फिर दूसरा क्रेडिट स्वयंभू साक्षात आपके प्रतीक बंसाली जी लेंगे अपने नाम पे, मतलब ज्ञान सागर क्लासेस, नॉट माई सेल्फ अलोन, वो तो पूरी टीम लेगी, ठीक है। वो लड्डू हम सारे खाएंगे। और फिर तीसरा नंबर आएगा तुम्हारा, तुमने कुछ पढ़ लिया होगा, मेहनत वेहनत कर ली होगी, ठीक है, समझ गए मेरी बात? और कुछ नहीं बने तो पहला क्रेडिट तुम्हारा, क्योंकि तुम पढ़े ही नहीं। यदि पढ़ते तो कुछ लिख कर आते, और कुछ लिख कर आते तो नंबर मिलता, और नंबर मिलता तो डिग्री मिलती। लेकिन तुमने पढ़ा नहीं, तुम कुछ पढ़े नहीं, तो तुमने फिर कुछ करा भी नहीं अपनी लाइफ में। तो इसलिए अभी कोई ऐसा है ना, इतना वो मत होना क्लास के अंदर कि हम बहुत कुछ है, तुम कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ होना है। तो होने के लिए तैयारी है, उस तैयारी का आज पहला दिन है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अब उसी के साथ अपन अपना जो चैप्टर है, अपना जो सिलेबस है, एक बार अपन उसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड पार्ट पे तुम्हारे को बताऊंगा कि पेपर प्लानिंग क्या है अपनी, कि अपने को पेपर को कैसे प्लान करना है। क्योंकि देखो जिस जगह हमें जाना है, हमें वहां तक पहुंचना कैसे, उसका रास्ता तो मालूम हो। जब तक हमें वो रास्ता ही मालूम नहीं होगा और आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो भाई जाओगे कौन सी दिशा में? तो रास्ता तो तय करो। तो अभी अपन जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेरी वाली क्लास के अंदर, जो मैं टॉपिक कवर्ड अप कराऊंगा आपको, वो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का आपका जो टॉपिक है, ये मॉड्यूल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ये वाला मॉड्यूल, ठीक है। आप यहाँ पे इंडेक्स पे आओ। सबसे पहले देखो, आप इंडेक्स देखोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये रहा, चैप्टर नंबर 12, पार्ट नंबर C, कॉर्पोरेट लॉ, कितने नंबर का दिया हुआ है? तो पास और फेल तो अपने हाथ में आ गया।
40 नंबर जो है वो पास और फेल डिसाइड कर लेंगे ना। 50 पे तो ओवरऑल आएगा, 40 पे इंडिविजुअली आएगा और 60 पे डिस्टिंक्शन लगेगी। यही होगा। 40, 50 और 60 तीन कैटेगरी हो गई। अब वो 40, 50, 60 में भी 40 कैसे आएंगे और 50 कैसे आएंगे और 60 कैसे आएंगे और 60 से प्लस कैसे जाएंगे, लोगों के आए हैं, लोगों के आए हैं, वो भी तुम्हें बताऊंगा कि उसका तरीका क्या है। बहुत आसान तरीका है, कोई बिग डील नहीं है उसके अंदर, लेकिन उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और वो तरीका भी बहुत शॉर्टकट है, वो बताऊंगा सेकंड टाइम। लेकिन अभी पहले इसको फोकस करो। अभी ये कितने नंबर का चैप्टर है अकेला? 40 नंबर का। आप जब इसके इंडेक्स को देखोगे, अपन एक बार इसके इंडेक्स को भी देख लेते हैं। आप इंडेक्स पे आ जाओ, इंडस्ट्रियल लॉज, ये रहा, ये देखो आप, ये कंपनीज एक्ट आ गया भाई। इस कंपनीज एक्ट में आप ये देख रहे हो कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, 6 चैप्टर हैं। ये 6 चैप्टर हमारे को कितने नंबर दिला रहे हैं? 40 नंबर। मतलब 100 नंबर में से 40 नंबर का पेपर तो कंफर्म्ड कॉल है कि कंपनी लॉ में से आना ही आना है ना। तो अब अपने को पता है क्या करना है, पहली स्ट्रेटेजी सुन लो। 40 में से आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 25। मैं बहुत बड़ा स्कोर नहीं बोला, आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि 40 में से तुम्हारे 70% नंबर आने चाहिए कि साहब तुम 30-32 नंबर तो लाओगे लाओगे, मैं ये तो बोला ही नहीं हूं तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 25 का स्कोर रखना, कि 40 नंबर का पेपर, 40 नंबर का पेपर का मतलब पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर। तुमको पेपर का पता है? पेपर का नहीं पता, मैं पेपर का बता देता हूँ पहले तुम्हारे को, अब सुन लो। देखो पेपर हमारा दो पार्ट्स में बटा हुआ होगा, ठीक है। अब की बार आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी आएगा, दोनों आएंगे। 30 मार्क्स का आपका पार्ट होगा, पार्ट ए। उस पार्ट ए में आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल का नंबर होगा 2, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। तो वो 30 नंबर का विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग 30 नंबर का पोर्शन तो आपके हाथ में है। समझ गया बात? 30 नंबर का पोर्शन जो पूरे सारे टॉपिक मिला मिलू के, पूरे सिलेबस के, समझ गए आप मेरी बात? तो एक तो वो हो गया, उसमें 15 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। वो उसके लिए ओएमआर मिलेगी, ओएमआर पे आप फिल करो, जैसे अभी आप 2 दिन 4 दिन पहले फिल करके आए हो, गोला काला करो और सबमिट करो, काम खत्म। अब बोले सर 70 नंबर का पेपर का क्या करना है? वो कहलाता है पार्ट बी, वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको शायद मेरे हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन करने होते हैं, चॉइस रहती है उसमें अपने पास, ठीक है साहब। उसमें कुछ क्वेश्चन आपके केस लॉज वाले भी होंगे, सिचुएशन बेस वाले भी होंगे, कुछ आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अपने को हेडक नहीं पालना है कि बोले सर यार ये केस लॉ वाला सवाल आ गया, इसका क्या करूंगा। मैं तुम्हारे को पेपर खोल के एक दिखा दूंगा कि तुम्हारे को पेपर प्लान कैसे करना है। वो पेपर प्लान अपन बाद में बनाएंगे, अभी आज फर्स्ट क्लास में पेपर प्लान नहीं बनाएंगे, वो लेटर ऑन जाके डिसाइड करेंगे। किसी भी दिन अपन दिसंबर का पेपर खोलेंगे, दिसंबर का पेपर खोल के फिर मैं तुम्हें बताऊंगा पेपर प्लान कैसे करना है, कि कहाँ पे हमारे को क्या क्या चीजें पहले करनी है कि हमारे नंबर एड ऑन होते चले जाए। समझ गए? अभी मेरे पास दिसंबर की कॉपी आ जाएगी, सजेस्टेड आंसर आ जाएंगे, एक बार मैं वो सारा कर लूँ, उसके बाद बता दूंगा कि अभी तक का पासिंग परसेंटेज क्या जा रहा है मेरे पास में। हर एक एग्जामिनर के पास में, दो इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, लेकिन चलो ठीक है तुम लोगों को बताता हूँ। 200 कॉपी मेरे पास में आएगी। एवरी टीचर हैज अलॉटमेंट ऑफ 200 कॉपीज। ऑनलाइन टाटा कंसल्टेंसी के सॉफ्टवेयर पे कॉपियाँ चेक होती है, टीसीएस के सॉफ्टवेयर पे कहीं पे कोई क्वेश्चन अनचेक्ड होने का चांस, टोटलिंग में मिस्टेक होने का चांस नो वेयर है ही नहीं। सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, हमें तो सिर्फ आंसर पढ़ना है, टिक करना है, मार्क को पॉइंट करना है, दैट्स इट। कॉपी अपने आप चेक होगी, रिजल्ट अपने आप बनेगा। ये सारा काम होता है ऑटोमेटिकली। आई कैन नॉट शो यू, बट हाँ मैं तुम्हें सजेस्टेड आंसर बताऊंगा जो अभी मेरे पास में आ जाएंगे, जो एग्जामिनर के पास में आते हैं, बाकी किसी के पास नहीं आते, आपके पास भी नहीं आएंगे वो। उसमें स्टेप मार्किंग लिखी भी आएगी। स्टेप मार्किंग मतलब कि सर मैंने आंसर को 5 पार्ट्स में बांट के लिखा, तो मेरा कितना पोर्शन सही हो तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार स्टूडेंट के 5 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है, तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अरे उसने 4 पॉइंट तो सही लिखे हैं, तो 4 स्टेप सही लिखे, तो सर मेरे को उसमें कितना नंबर मिलेगा वो अपन देखेंगे बाद में, जब मेरे पास अभी सजेस्टेड आंसर आएंगे जनवरी के अंदर, तब बताऊंगा तुम्हें वो चीज़, तब डिस्कस करेंगे। कुछ एक कॉपीज भी होंगी जो लेटर ऑन टाइम पे तुम्हें मैं शो ऑफ करूंगा जब इंटर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, नॉट बिफोर दैट। वो प्रोटोकॉल के बाहर है, वो मैं नहीं कर सकता। कॉपियाँ मेरे पास पुराने वाले अटेम्प्ट की, वो मैं आज भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। वो अपन सब, वो एक पूरी क्लास करेंगे उसकी, वो सब करेंगे अपन बाद में, जिसमें तुम्हारे को 0 वाला स्टूडेंट भी दिखाऊंगा, जिसके 100 में से 0 है, जिसने 20-22 पेज भरे हैं कॉपी के। क्या? हाँ हाँ, मैं मेरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ, 20-22 पेज भरे हैं और उसके 100 में से कितने हैं? 0। तो मैं वो भी दिखाऊंगा जिसके 3 नंबर आए, 0 से तो ज़्यादा ही हो गए।
समझ गए? और तुम्हें वो भी दिखा दूंगा जिसके 60 नंबर हैं 10-12 पेजेस में। समझ गए? ये सब काम करेंगे अपन बाद में, अभी नहीं। ये सब चीजें बाद में, ये पत्ते सारे बाद में खोलूंगा तुम्हारे सामने, अभी नहीं खोलूंगा। बस सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, उससे तुम्हारे को ये आइडिया लगेगा। बोले सर आंसर तो मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ, अब मुझे ये गलती नहीं करनी। अब बोले सर फिर आंसर कैसे लिखें, कि इस स्टूडेंट को आपने इतने नंबर दिए, अब आप बताओगे सर इसको चेंज करके लिखें कि 7 नंबर का सवाल है तो 6 नंबर तो कम से कम आ जाए। वो सर आप आइडिया बताओ इस आंसर में कैसे लिखना है। प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तुम्हें कि देखो स्टूडेंट कैसे कैसे प्रेजेंट करता है। शब्द बताऊंगा कानून के अंदर शब्दों की गलती आप कैसे करते हो। पूरा आंसर सही लिख दिया उसने, पूरा आंसर कंप्लीट सही है, थ्रू आउट आंसर 7 में से 7 दे सकता हूँ उसकी उस गलती को छोड़ दूँ तो। लेकिन उसने कुछ एक शब्द उसके अंदर जो लिखे हैं ना, वो ऐसे लिख दिए जो उस चैप्टर के है ही नहीं। और अब उसके 7 में से कितने आ रहे हैं? 0। आप डायरेक्टर की जगह पार्टनर लिख दो कंपनीज एक्ट में। आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ोगे, उधर आप एक काम करना, उधर आप शेयर होल्डर लिख के देखना। अब आप बताओ लॉजिकली, आप यदि टीचर होते आप नंबर दे देते? आप अपने दिल पे हाथ रख के ऊपर वाले को गवाह मान के बता दो मेरे को आप आज, बोले हाँ सर मैं तो नंबर देता। डरो ऊपर वाले से, मर के सबको वहीं जाना है। अब इधर कौन जाएगा इधर कौन जाएगा वो देखेंगे, जाना तो वही है, मेन एंट्री गेट पे तो सभी मिलेंगे अपन साथ में। फिर क्या जवाब दोगे वहाँ? तो वो गलत आंसर पे भी तुमने 7 में से 7 नंबर दे दिए। हद है यार, ये नहीं कर सकते। ये बहुत सिली मिस्टेक्स होंगी। जो स्टूडेंट है ना बाद में आके जब हमारे से पेपर डिस्कस करता है ना पूरे एग्जाम के बाद में कि यार क्या क्या हुआ, तब वो जब बोलते हैं ना सर इसमें तो मैंने ये आंसर लिखा, सर इसमें तो शेयर होल्डर ऐसे करेगा, अरे भाई क्वेश्चन पार्टनरशिप का था, तू शेयर होल्डर कहाँ लिख गया मेरे दोस्त, तू डायरेक्टर शब्द कहाँ लिख गया, तू कंपनीज एक्ट में पार्टनर लिखे जा रहा है। भाई तू हो गया गड़बड़ काम सारा। और जबकि उस स्टूडेंट का पूरा आंसर सही है, पूरा आंसर सही है, मैं कह रहा हूँ ना उस शब्द को मैं हटा दूं ना एक बार के लिए, तो 7/7 है उसके नंबर। लेकिन अब 0। मैं वो कॉपी इसलिए दिखाऊंगा तुम्हें ताकि तुम्हारी रियलिटी वास्तविकता देख लो तुम, हकीकत सामने। वो कॉपी नहीं, टेस्ट कॉपी, यहाँ वाली नहीं, मेन एग्जाम वाली, फाइनल वाली। क्योंकि हमारे पास पीडीएफ सेव हो जाता है, तो मैं वो कुछ कॉपीज़ का हर बार सेव करता हूँ हर बैच को बताने के लिए कि देखो ये गलतियाँ मत करना, वरना ये नतीजा निकलेगा। और फिर स्टेप मार्किंग कैसे होगी, उस पर नंबर हमारे कहाँ कहाँ कटेंगे और कहाँ कहाँ मिलेंगे, वो भी तुम्हें बताऊंगा। समझ गए बात? वो सब काम करेंगे अपन लेटर ऑन टाइम, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर हाँ ये दिमाग में रखना वो काम करेंगे। वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा, अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट की दिखाऊंगा, आने दो एक बार कॉपियाँ अभी चेक होने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद फैब के बाद में बात करेंगे, अभी लंबा चलेंगे अपन उसके बाद। ठीक है? तो 40 नंबर पे फिलहाल फोकस करना है। नंबर 1, 40 में से कोशिश कितने नंबर की रखनी है? 25। हमारा पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पार्ट एक कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में क्वेश्चन कितने आएंगे? 15। नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क, या तो 0 मिलेगा या 2 मिलेगा। आजू बाजू से कंफर्मेशन कॉल मत लेना, ये मैं पहले बता दूं। खुद कॉन्फिडेंट रहना कि हमारा आंसर क्या है, अभी तक ले लिया होगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके कहीं से कंफर्मेशन कॉल की क्या है, हाँ डन है सही है आंसर मेरा। अब मत करना, क्योंकि कई बार होता है आप ही का आंसर सही है, बाजू वाले का गलत है, लेकिन उसने तुम्हारे को भी डुबो दिया, और टोटल में मार्क्स आ रहे हैं 38 या 39। तो यदि 38 या 39 आ रहे होते हैं तो 38 या 39 ही आ रहे होते हैं, उसको कोई 40 हम नहीं करते हैं। एक नंबर से रहेगा इसका मतलब एक नंबर से रहेगा। मैं दिखा दूंगा वो कभी भी तुम्हें, कोई दया भाव नहीं है ही नहीं, उसके नंबर ही बढ़ने का स्कोप ही नहीं, कहीं कहाँ बढ़ाऊं, कहाँ बढ़ाऊं। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा जिसमें नंबर बढ़ने का चांस होता है, वो टॉपिक भी है यही इसी सिलेबस में, वो भी सब बाद में। अभी कह रहा हूँ ना सारे पत्ते नहीं खोलूंगा, बस इंट्रो दे रहा हूँ तुम्हारे को कि ये पत्ते अपने पास में है। अब वो पत्ते काम कहाँ पे आएंगे, उन पत्तों से गेम कैसे चेंज होगा वो तुम्हें सब बताऊंगा आगे आने वाली क्लास में, अभी नहीं बताऊंगा। बस पत्ते सारे पड़े हुए हैं अपने पास, अब कौन सा पत्ता कब उठाना है और कब चलाना है और सामने वाले को कूटना है वो तुम्हारे को सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं। वो मस्त रहो। समझ गए? दूसरा, प्रिंटेड रिटर्न नोट्स आपको हैंडआउट्स मिलेंगे, ठीक है? वो जब भी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के अनुसार जब भी मिलेगा वो मिल जाएगा तुम्हें, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक एक कॉपी बना लेना, उसमें मैं आपको डेली के डेली टॉपिक समझाऊंगा और नोट्स लिखवाऊंगा।
ठीक है, जब तक नोट्स नहीं मिलते हैं प्रिंटेड वाले तब तक। हालांकि मैं यहाँ पे तुम्हारे को प्रिंटेड नोट्स शो कर दूंगा जो तुम्हें मिलने वाले हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि तुम लिखोगे नहीं, क्योंकि घर पे जाओगे तो फिर कुछ तो पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए, तो वो वाले नोट्स तो अवेलेबल है नहीं अभी। तो इसलिए मैं तुम्हारे को पहले कॉपी में नोट डाउन करा दूंगा, फिर जब वो वाले नोट्स पढ़े तब उनको एक बार रिवाइज कर लेना घर पे जाने के बाद में। समझ गए? तो ये पूरा अपना टीचिंग पैटर्न रहेगा। अब इससे रिलेटेड कहीं किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं है कोई डाउट? चलो, तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर की। देखो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग है कंपनी का टाइप, कंपनी का प्रमोशन, कंपनी का फॉर्मेशन और रिलेटेड प्रोसीजर। ये पूरा का जो पूरा चैप्टर है ना, ये 12th की बीएसटी है ना, 11th 12th जिसमें भी कंपनीज एक्ट आता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस में आता है, वो तुम्हें लेटेस्टली पता होगा। ठीक है, 11th की बीएसटी में, 12th की बीएसटी में आपने उसमें पढ़ा होगा कंपनी के टाइप्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, कुछ टॉपिक पढ़े। यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स अपन इधर पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर आपने शायद हो सकता है कि वहां पे उनका इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर एज पर द कंपनीज एक्ट ना पढ़ा हो। शायद मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट ने प्रमोशन, फॉर्मेशन और प्रमोटर तो पढ़ा ही होगा, कि जो जिसके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता है, वहां उस आइडिया से लेकर जब तक वो कंपनी रजिस्टर्ड कराता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रमोशन और फॉर्मेशन, राइट। वो तो पढ़ा हुआ है। तो वो कुछ एक जो 12th की बीएसटी वाली चीजें है ना, 12th या 11th वाली जो भी बीएसटी की चीजें हैं, हाँ जो भी है, वो अपन यहाँ पे कवर्ड अप करेंगे। समझ गया बात? लेकिन ये नहीं कि वो 11th वाले बीएसटी के नोट्स उठा के बैठ दो, बोले लाओ सर ये टॉपिक तो कंप्लीट आता है, पढ़ लिया अपन ने पहले। ठीक है ना, वो वहां वाला नहीं पढ़ना। जो देवताओं और देवियों मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ वही पढ़ना है। समझ गए आप मेरी बात? आप अपना ज्ञान लगाओगे तो मैंने तुम्हें बोल दिया, उसके लिए फिर तुम स्वयं जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। समझ गए मेरी बात? तो आपको लिखने में कोई टाइम खराब नहीं करना। वो लिखने का तुम्हारे को बताऊंगा, घर पे काम दूंगा लिखने का, जो मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है तुम नहीं करोगे, लेकिन मैं फिर भी दूंगा। और यही देखना है कि वो काम करता कौन है, क्योंकि जो वो काम करेगा ना वही पासिंग नंबर पे आएगा। क्योंकि मेरा पैटर्न थोड़ा पढ़ाने का अलग है, हो सकता है अदर जो लॉ की कोई फैकल्टी जो भी तुम्हारे को कोई दूसरे पढ़ा है उनका पैटर्न अलग हो। तो देखो कंपेयर मत करना, वो कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा टाइम खराब होगा। पढ़ाना तो हम दोनों नहीं है, तुम कंपेयर करके क्या कर लोगे? तो बेटर ये है कि वो अपने पार्ट पे जो स्ट्रेटेजी बताएं, ही और शी इज एक्सपर्ट, वो अपने पार्ट की जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, आप उनको फॉलो करिए। मैं मेरे वाले सेगमेंट की जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप मेरे वाले को फॉलो कर लो। समझ गए आप बात? तो अब मुद्दा ये है कि देखो जो पहला चैप्टर है ना, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है, जिसमें कि हमारे को ले देके 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला, कंपनी और कंपनी का टाइप, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। एक इसमें प्रिंसिपल आएगा, वो प्रिंसिपल आपको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो प्रिंसिपल। और तीसरे नंबर पे आप इसमें देखोगे तो जो पार्ट आपका आएगा वो पार्ट आएगा इसके अंदर जाकर कि हमारे इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड प्रोसीजर क्या है, कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं अपन कि सर कंपनी अपन बोलते किसको है, कि कंपनी होती क्या है। सबसे पहला टॉपिक अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बता सकता है कोई स्टूडेंट कि सर कंपनी किसको बोला जाता है, कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है? नहीं, एक प्रॉपर सेटल्ड मीनिंग यदि आप बता पाओ मेरे को। हाँ सर कंपनी का मीन जो है वो कंपनी का मीन ये होता है, प्रॉपर एक सेटल्ड मीन। चाहे वो आप जो आपकी बीएसटी का बोल रहे हो आप, चाहे फिर वो बीएसटी वाला ही बता रहे हो, लेकिन प्रॉपर सेटल्ड मीनिंग पहले सोचो फिर बोलो, जल्दी मत करो। रेस में फर्स्ट नहीं आने का है अपने को। बता सकता है कोई स्टूडेंट कि हाँ सर ये टॉपिक है कंपनी का मीनिंग? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, देखो डेफिनेशन अलग चीज होती है, मीनिंग अलग चीज होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मीनिंग, कंपनी का अर्थ क्या होता है। हिंदी मीडियम का है कोई स्टूडेंट अपने यहाँ पे? आप हिंदी मीडियम से दोगे पेपर पूरा? कन्वर्ट इन इंग्लिश? फिर ठीक है, कन्वर्ट इन इंग्लिश नहीं हो, जो हिंदी मीडियम प्योरली हिंदी मीडियम कर रहा हूँ। कोई है तो बता देना मेरे को, ताकि पता रहे, मैं इस स्टूडेंट को अलग से जो मेरे को समझानी होगी चीजें, मैं उसको फिर वो अलग से गाइड करूंगा, भाई पता रहे मेरे को। कोई भी है तो बिंदास बोलो ना, क्या टेंशन है, मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम हूँ यार। तुम क्या चिंता कर रहे हो यदि कोई है तो? मैंने मेरा मेरा पूरा सी एस एल एल बी बी कॉम एम कॉम सब चीज़ें, आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, टोटल हिंदी मीडियम। साहब ये कंपनीज एक्ट भी तुम्हारा कंपनी अधिनियम में ही पढ़ा है हमने। तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ गया, अनुबंध अधिनियम पढ़ा है हमने उसमें, लेकिन पढ़ा सारा इंग्लिश में रहे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम टर्न आउट कर रहे हो।
विद दिस आई एम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑल्सो, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरे पास में दुनिया के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है अकेले इस इंसान के पास जिस जो तुम सामने खड़ा है तुम्हारे। 30 की उम्र में 30 से ज़्यादा किताबें लिखने का। और अभी सेकंड रिकॉर्ड मैं सेट करूंगा 50 की एज पे 500। ऐसे नहीं मरूंगा हल्के में, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिकॉर्ड कोई ना कोई ब्रेक करेगा। देन बिफोर दैट आई विल सेट अ नेक्स्ट रिकॉर्ड, कर ब्रेक। तो मेरा नाम एक लिस्ट में से हटेगा, हट जाता है वहां से, गिनीज से। तो जैसे ही एक से हटेगा ना, तो दूसरे में है। तो मरे तो कम से कम यार ऐसे मजा आना चाहिए ना मरने का भी, कि हाँ यार ये वो बंदा था दुनिया का। नहीं, वो मतलब क्या निकलेगा। और वो सारी जो किताबें हैं ना, वो कोई सी एस सी एस सी एम ए की नहीं है, एक भी। ना वो कहानियों की किताबें हैं, ना नॉवेल है। बोले फिर क्या लिख दिया, ऐसा क्या लिख दिया फिर 30 किताबें जिसमें रिकॉर्ड भी मिल गया। सबसे पहली किताब तो लिखी थी कंपनीज एक्ट, वो भी हिंदी में। मेरे करियर की पहली किताब थी, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। दो आई एम नॉट ए भीमराव अम्बेडकर। तुम कल को कह दो बोले वो अम्बेडकर साहब की क्लास है। समझ गए। मैंने सारी किताबें लिखी यूपीएससी की, आईएएस प्री और आईएएस मेंस। दो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी टाइम। मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं की, ना आईएएस की, ना मैंने दिया। लेकिन पढ़ाए और पढ़वा दिए। तो बहुत सारे आईएएस लोग भी कांटेक्ट में, जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। और आज जब वो मिलते हैं, बोले सर ये बोले आपकी किताब है ना, आपकी लिखी हुई है, देखो नाम लिखा हुआ है आपका। उनके पास में होती है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। पता है आईएएस मेंस होता है, आईएएस प्री होता है, उसकी। और अभी जब इसमें एक शब्द सुना होगा कंपनीज एक्ट में तुमने, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सुना है ना। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज को रजिस्टर करता है। वो कौन होता है, कैसे बनते हैं। बस पढ़ लिया, काम खत्म। कल को मैं तुम्हारे बोलूँ तुम आरओसी बन जाओ फिर। हाँ बोले सर बन तो जाऊंगा, पर बनेंगे कैसे, यही तो बताना है। एग्जाम देके, कौन सा एग्जाम, कौन सा एग्जाम, रजिस्ट्रार का एग्जाम, ये कौन सा एग्जाम होता है। कोई कोचिंग देखी हमारे यहाँ पे, बोले साहब रजिस्ट्रार बच्चे बनाए जाते हैं। बोले आपके यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, बोले साहब आरओसी पढ़ाया जाता है। ऐसा देखा। उसमें होता है यूपीएससी का एग्जाम। उसको बोलते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। समझ गए। तो जब आरओसी आएगा ना, तब तो बताऊंगा। ऐसे होता है रीजनल डायरेक्टर। मेरे पास हर चीज पे कुछ ना कुछ चीज है। अपने पिटारे में हर पॉइंट पे, हर शब्द पे कुछ ना कुछ है, हर पॉइंट पे, हर पिटारे में अपने पास में। तुम बोलो कंपनी का डायरेक्टर कैसे बनने, लाओ वो भी बताता हूँ तुम्हें। तुम तो बोले सर हम तो फीमेल हैं, फीमेल को तो डबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वुमेन डायरेक्टर कॉन्सेप्ट भी होता है। लो, फीमेल जितनी बैठी हैं सबके पास डबल अपॉर्चुनिटी। फिर एक होता है फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरी अपॉर्चुनिटी, विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सॉरी। तो वो तुम लोग और मैं तो बन नहीं पाएंगे। वो तो इन्हीं के पास, देवियों के पास में ऑप्शन है। अपना ऑप्शन खत्म। अपने पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ, या सिंपली डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, फॉरेन डायरेक्टर, अपन ये बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे वो भी देख लेंगे। नॉट अ बिग डील, अंगूठा छाप भी डायरेक्टर बन सकता है। क्यों कर रहे हो सीए में। हाँ हाँ, अभी तुम आज भी बन सकते हो, बशर्ते तुम 18 कंप्लीट कर चुके हो। आज के आज भी बन सकते हो। इफ योर फादर और एनी फैमिली मेंबर हैज ए कंपनी एंड देयर इज अ वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर, यू पीपल कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, नो वरी। वाई डू वरी। को कहाँ लिखा है, कौन सा कानून, कौन सी संहिता, कौन सी गीता बाइबल कुरान बोलता है बोले साहब पीएचडी होना जरूरी है तो ही तू डायरेक्टर बनेगा। तेरे को बहुत साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस, काई का एक्सपीरियंस। दुनिया अंगूठा छाप है भाई। डायरेक्टर बन के करोड़ों अरबों कमा रही है। आपको और मेरे जैसे को अपॉइंट करती है वो। समझ रहे हो आप बात। वो चीज़ें हैं अपने सिलेबस में। समझ गया बात। तो वो सारे टॉपिक टू टॉपिक आएंगे जब बात करेंगे मुद्दे की कि कैसे होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट वो सारी चीज़ें क्रिएटिव थिंग्स के साथ में पढ़नी की, ताकि तुम्हें प्रैक्टिकली भी पता रहे कि हाँ सर ये प्रैक्टिकली ये चीज़ होता है और थ्योरेटिकली ये चीज़ होती है। तो कल को कोई तुम्हारे से पूछे बोले हाँ सर ये भी पता है, और ये प्रैक्टिकली पता है, ये थ्योरेटिकली भी पता है, दोनों एस्पेक्ट आते हैं। समझ गए पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले देखो, जो कंपनी की अपन बात कर रहे हैं उस कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी की एक सिंपल, यदि मीनिंग की बात करें, मैं डेफिनेशन की बात तुमसे नहीं कर रहा हूँ, मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी के मीनिंग पे बात करूँ तो कंपनी का मतलब क्या हुआ।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन का दूसरा मतलब मैं ग्रुप लिख देता हूं, ग्रुप ऑफ पर्सन। सर ग्रुप ऑफ पर्सन तो ये रहा, तो आप कंपनी बोल लो इसको। नहीं, इसको कंपनी थोड़ी ना बोलूंगा। प्लस दूसरी चीज क्या है, मेड फॉर प्रॉफिट और डूइंग बिजनेस, डूइंग अ वैलिड बिजनेस। वरना तुम चरस गांजे का बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस तो वो भी होता है चरस गांजे का, स्मैक। क्या दिक्कत है, तुम चरसी बन रहे हो, गंजेड़ी बन रहे हो। बोले साहब ये क्या है, ये बोले जयपुर का सबसे बड़ा चरसी आदमी है। बोले जयपुर का सबसे बड़ा गंजेड़ी आदमी है। बोले सर इसके पास भिन्न भिन्न प्रकार का गांजा है, आप बोलो कौन सा चाहिए आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात। बिजनेस तो वो भी है, और अथा पैसा है, अनहा पैसा। जानते हो तुम। देखो तुम्हारे कैसे पता, फंस गए। कह रहा हाँ यस सर, अभी आवाज नहीं निकली जब मैं लिख रहा था। अभी जब मैंने चरस गांजे की बात की ना तो बोला हाँ यस सर, हमारे को पता है, बहुत पैसा है सर। क्यों, तुम्हारी फैक्ट्रियाँ चल रही है। बोलो, मजाक वाली बात है। सुन लो, देखो क्या होता है। अब लॉ में यदि मैं ये वाला शब्द गायब कर दूं ना एक बार के लिए, अब लाइन क्या हुई, मेड फॉर प्रॉफिट, मतलब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपने जो बनाया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपने जो बनाया, वो किसके लिए बनाया आपने, प्रॉफिट के लिए या बिजनेस करने के लिए। तो सामने वाले क्लाइंट के दिमाग में तो कौन सा बिजनेस है, सुगंधित बिजनेस। आ रही है बात समझ में। और आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी सुगंधित बिजनेस हैं वो सारे के सारे क्या है, इलीगल है, प्रोहिबिटेड है। पता ही है, अपने को पढ़ा हुआ है। तो फिर आपका क्लाइंट तो तैयारी में है, और आप कह रहे हो हाँ तेरी कंपनी रजिस्टर्ड करा देंगे हम। चैप्टर 1 पढ़ा है सर ने, पढ़ा है। तो लॉ ऑफ प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं उसकी कंपनी। तुमने वो चरसी की कंपनी बना दी प्राइवेट लिमिटेड, वो गांजा बेच रहा है, चरस बेच रहा है, बताओ। उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में तुमने लिखा है, बोले ये चरसी है सर, ये चरस बेचेगा सर, ये गंजेड़ी है, ये है ना गांजा बेचेगा, ये तंबाकू के प्रोडक्ट बेचेगा। तुम भाई ये लिख के कंपनियां बना रहे हो, बताओ लीगली गलत हुआ या सही हुआ। तो हमको क्या करना चाहिए था, शब्द क्या लिखना चाहिए था सर, डूइंग अ वैलिड और अ लीगल बिजनेस। तो उसका अर्थ क्या निकला कि सर ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन 50 लोगों का बना है, ये किस पर्पज के लिए बना, सर प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कौन से वाले बिजनेस से, जो एक लीगल बिजनेस है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में। समझ गए आप मेरी बात। तब जाके आपका नंबर सेटल होगा, वरना आपके पूरे नंबर आ रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर को स्कोप मिल गया। एग्जामिनर क्या करेगा, इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बोले क्या, कौन सा बिजनेस, विच टाइप ऑफ बिजनेस यू आर टॉकिंग अबाउट, सुगंधित बिजनेस और कौन सा बिजनेस। समझ रहे हो आप। तो वहां पे नंबर क्या होगा, कट। समझ गया। अब आप क्या बोलोगे घर आके, अरे यार अमन पूरा आंसर लिख के आए, देख इसमें तो 7 में से 6 नंबर कंफर्म आएंगे। अच्छा 7 में से 6, तो बात ही सुगंधित बिजनेस की करके आया। तेरे 7 में से 6, तेरे एक नंबर आ रहा है 7 में से। बोले क्यों, टीचर ने क्यों काट लिया नंबर, क्योंकि आपका स्टेटमेंट गलत था। समझ गए आप मेरी बात। बस ये लॉ है, ये ध्यान रखना। इस लॉ को कभी भी बीएसटी की तरह मत पढ़ना, बीएसटी की तरह मत जो है वो उसको याद करना, बीएसटी की तरह मत समझना, वरना नंबर भी फिर ऐसे ही आएंगे हवा में। नंबर कटेंगे, पूरे आराम से कटेंगे। और प्रॉपरली आंसर लिखा होगा, मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ आराम से नंबर आएगा। कोई कोई एग्जामिनर नहीं है जो नंबर काटेगा। एग्जामिनर के पास, हमारे पास में तुम्हारी जब आंसर शीट आती है चेक होने के लिए, तो ना तो तुम्हारा रोल नंबर आता हमारे पास, ना तुम्हारा नाम आता, ना तुम्हारी डिटेल आती, कुछ नहीं आता, सिर्फ एक बार कोड आता है जिसको हम समझ ही नहीं सकते। समझ गए बात ना। हमें पता है कि ये एक है ना बॉय की कॉपी है कि गर्ल की कॉपी, हम वो भी आइडिया नहीं लगा सकते। कहाँ की कौन से जो है वो स्टेट की कॉपी है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से गांव की कॉपी है, ये हमें वो भी नहीं पता। तो फिर बताओ टीचर तुम्हारे साथ में दुश्मनी निकाले तो निकाले कैसे। समझ गए मेरी बात। तो आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई तुम्हारा मेरा जमीन जायदाद का झगड़ा है तो बताओ, कर्जे ले रखे हैं मेरे से ही लोगे। मैं तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं, मैं तो तुम्हारे से क्या कर्जा लूंगा बताओ, तुम ही लोगे कर्जा। नहीं, तो अपनी कोई लड़ाई नहीं है यारो। आराम से प्रेम भाव से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, शांति से। और स्कोर रखना है कि हाँ सर बढ़िया से बढ़िया स्कोर अपने को लेकर आना है। समझ गए आप मेरी बात। कोई टेंशन हेडक पाल के मत पढ़ना कि दिमाग में बहुत हेडक पाल के पढ़ रहे हो, टेंशन लेके पढ़ रहे हो, सर यार सर इंटर है सर, ये करना है वो कर लेंगे नहीं यार, दुनिया ने कर लिया हम भी कर लेंगे। समझ गए बात। लेकिन जो दुनिया ने करा ना उससे थोड़ा सा अलग स्टाइल से। समझ गए, मजा तब आएगा, नहीं तो क्या। ठीक है, आओ। तो कंपनी का मतलब क्या समझे अपन, पहला
एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कौन सा वाला बिजनेस करके, एक वैलिड बिजनेस करके। ठीक है। अब यदि मैं यहां पे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और मैं ये लिख दूं कि that profit will be divided among the members of that association and the business will be carried on by all or by anyone, तो वही मीनिंग मेरा किस में चला जाएगा, पार्टनरशिप। लेकिन इसको मैं यहीं रोक दूं तो ये का यही जो मेरा मीनिंग है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंपनी में। और एक चीज और इसमें यारो ऐड करनी है, वो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, एओपी, उसको आप कहां पे रजिस्टर्ड कराओगे, मैंडेटरी है, जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना, जरूरी है रजिस्ट्रेशन कहां पे, पार्टनरशिप एक्ट में। नहीं सर, कंपनीज एक्ट 2013 में। समझ गए बात। इससे पहले हमारा कौन सा वाला एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956, वो अबॉलिश हो चुका। उसके अबॉलिश होने के बाद में अभी जो लेटेस्ट हमारे सिलेबस के अंदर और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हिंदुस्तान में जो एक्ट चल रहा है वो कौन सा वाला एक्ट है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। उसके कुछ अमेंडमेंट्स होंगे जो अपने को लेटर ऑन टाइम डिस्कस करने हैं, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं अमेंडमेंट बताऊंगा। और अमेंडमेंट भी कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आएंगे, कोई 3-4 पॉइंट के अमेंडमेंट आते हैं। अच्छा, जनरली जो अमेंडमेंट आते हैं ना वो उसमें पेनल्टीज के अंदर आते हैं, और मैं पेनल्टीज पे ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि पेनल्टी का क्वेश्चन आएगा 1 या 2 नंबर का, मतलब तुम 1 या 2 नंबर के चक्कर में तुम जो पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन उसकी बैंड बजा दो, ये कौन सी बुद्धिमानी वाली बात है। तो ना तो मेरे को याद पेनल्टी, देखो साफ बात है, कल को पूछना भी मत, और ना मैं याद कराऊं, हेडक पालनी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, आएगा तो भी कितने का आएगा बोलो ना, 1 या 2 नंबर का। तो उस 1 या 2 नंबर के लिए तुम उस टॉपिक की टेंशन ले लोगे क्या, नहीं लोगे ना, तो मेरे को देनी भी नहीं है। मेरे को जहां जिस टॉपिक की टेंशन देनी है ना मैं उसकी देके रखूंगा तुम्हें। दूसरी बात, मेरे से कभी ये मत पूछना विच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर बताओ, मेरे से मत पूछना भैया प्लीज, मैं नहीं बता पाऊंगा। बोल फिर काय का एक्सपीरियंस है 13 साल का आपको, कहीं कॉपी चेक कर रहे हो, फिर आप कहीं का वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका। देखो पेपर ना तो मैं बना रहा तुम्हारे अटेम्प्ट का, पूरे बनाऊं तो भी क्यों बताऊं, क्यों बताऊं, वो एथिक्स अलग है, क्लास के एथिक्स अलग है। तो मेरे को मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा कि यदि मैं पेपर बना भी रहा हूँ और उसमें जो मैं पार्ट डाल रहा हूँ कि वो मैं तुम्हारे को आके अगले दिन बोल दूँ या मैसेज करा दूँ कि ये तो पढ़ी जाना, क्या पता आ जाए। तो यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया वो पेपर आता है आपका, पेपर बहुत टॉप सीक्रेट रहता है, उसको कहीं से पता आप नहीं लगा सकते। दूसरा, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मैं तो नहीं लगा सकता कि अब की बार ये टॉपिक आने वाला है। कैसे लगाओगे आप, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे आप मुझे बताओ। यदि मान लो मैं आपको कह दूं कि साहब ये कंपनी का ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे कह दोगे आप ये बात। बहुत बहुत सारे कोचिंग में होते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा, स्कूल्स में भी होता है, टीचर भी लिखवा देता है, बोले बेटा ये तो इंपॉर्टेंट है, और बेचारा बोला सा वो स्टूडेंट वो भी लिख लेते हैं हाँ साहब ये इंपॉर्टेंट है। और अब वो खुदा ना खास्ता सपोज करो वो इंपॉर्टेंट वाले में से नहीं आया तो, अब बताओ मेरे को जवाब। आ गया तो चलो तुम्हारी वाह वाह है, आ गया तो बेड़ा पार हो गया। पर मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी में 2% प्रोबेबिलिटी ये लेके चलो, इफ द क्वेश्चन इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक देन व्हाट। बताओ मेरे को, तुम जवाब दो उस चीज का ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, अगेन द टीचर, क्योंकि उसी ने क्या बोला था स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो यार तुम्हें यदि आता होता तो तुम यहाँ बैठते क्या, अभी तुम यहाँ होते मेरी जगह, अभी तुम्हें नहीं आता इसलिए तो सीखने आए हो ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, तुम्हें सही चीज बताई जाए, जो एक्यूरेट चीज है वो तुम्हें समझाई जाए, उसको डायरेक्ट किया जाए, उसको कोच किया जाए, कोचिंग नाम है ना इसका, कोचिंग का मतलब हम लोग क्या हुए, कोच, तुम लोग सीखने वाले लोग हुए, तो हमें तुमको जो एक्यूरेट कोचिंग है वो देनी पड़ेगी। तो इसलिए आई एम सॉरी, मेरे से ये सवाल मत पूछना कभी भी कि सर इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड नथिंग इज इंपॉर्टेंट, जो पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। ये बात की गारंटी जरूर है, जो तुम्हें पढ़ाऊंगा जो तुम्हें लिखवाऊंगा उसके बियॉन्ड एक भी सवाल नहीं जाएगा, ये कंफर्म्ड है। पार्ट ए का भी और पार्ट बी का भी उठा के पुराने पेपर भी देख लेना, जब मैं मेरा टॉपिक कंप्लीट कर दूं उसके बाद फिर तुम मुझे बताना सर ये टॉपिक जा रहा है बाहर, देखो ये कंफर्म्ड है। लेकिन मैं तुम्हें यारो ये नहीं बता पाऊंगा, आई एम अगेन वेरी रियली सॉरी कि कौन सा टॉपिक आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है।
पीयूष अभी आवाज क्लियर है क्या बेटा? शुभम, दिनेश, मानसी, आवाज क्लियर है क्या? समझ गए मेरी बात? तो देखो मैं तो नहीं बताऊंगा, हाँ अगर कोई टीचर बता रहा है तो रेस्पेक्ट दैट टीचर, ठीक है। उसको हो सकता है उनको कोई कैलकुलेशन करके और कुछ जोड़ जकोड़ करके पता हो ग्रह नक्षत्रों का कि हाँ ये आ रहा है या इस पे आ सकता है, ठीक है। बट मैं वो रिस्क नहीं लूंगा, एक बार रिस्क ले ली गई थी जीवन में, भारी पड़ गई। तो मैं उसके बाद से कसम खा ली, मैंने कहा भैया सरस्वती का जो ज्ञान है उसके आगे फिर अपने को कहीं फिट नहीं होना, अपन एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। एक बार ऐसा ही सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर हो चुका है मेरे साथ में। एक बैच ले रहा था, उस बैच में बच्चों की अथाह जिद पे मैंने सिर्फ पुराने पेपर का बेसिस लेके और ये बता दिया कि ये वाला टॉपिक अब की बार आ सकता है, और हर बार वो टॉपिक आ रहा था 12 नंबर का। तो अब आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि यदि मैं आपको बोलूँ कि ये टॉपिक 12 नंबर का आ रहा है, आप उसको छोड़ के जाओगे? पहले पढ़ोगे, कितनी नींद आ रही हो जग के पढ़ोगे, नहीं 12 नंबर का पढ़ ले भाई, ये 12 नंबर तो है, 12 में से 8 6 नंबर कुछ तो आ ही जाएंगे, पढ़ोगे ना? अगले दिन उसमें से कुछ ना आए तो बताओ तुम खुद, तुम्हारे से ज्यादा मुझे तकलीफ होगी पता है। मैंने तुम्हारे आते हुए 12 नंबर गंवा दिए। यदि मैं नहीं बोलता ना तो तुम पता है क्या करते, तुम जनरली उसको पढ़ के ही जाते, यही होता। और पढ़ के जाते तो तुम्हारे 12 में से 12 नहीं भी आते तो 4 नंबर तो आ जाते। अब कितने आए फिर? तो सबसे ज्यादा गिल्ट मुझे फील होगा। तो इसलिए भैया आई एम सॉरी, अपन नहीं बता सकते। हाँ तुम ये बोलोगे, बोले सर ये टॉपिक वापस बता दो, एक बार नहीं 10 बार बता दूंगा। आउटसाइड द क्लास पूछोगे इंडिविजुअली भी बता दूंगा, तुम पूरे भरे बैच में ग्रुप में पूछोगे तब भी बता दूंगा, तुम मेरे से राह चलते रास्ते में भी पूछोगे तब भी बता दूंगा। लेकिन तुम बस मेरे से एक सवाल मत पूछना प्लीज, स्विच ऑफ और साइलेंट द मोबाइल, फॉलो द प्रोटोकॉल, ठीक है ना? तो आप मेरे से बस इंपॉर्टेंट वाला मत पूछना, मेरे वाले टॉपिक में आप अदर किसी फैकल्टी से पूछ लेना यार, वो बता सकते होंगे भाई, मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। हाँ टॉपिक तुम मेरे से 10 बार बोलोगे, टॉपिक जब तक तुम्हारे भेजे में सेटल नहीं होगा ना तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, वो कंफर्म्ड है। वो भेजे में सेटल करके ही मानूंगा, वो मेरी अटक है, ठीक है। तो कंपनी का मतलब क्या पढ़ लिया फटाफट से बताओ, श्री गणेश करा पढ़ने क्लास का, जल्दी बोलो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका मोटो क्या है, क्या करके, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा? जरूरी है सर, जरूरी है, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब देखो इसकी यदि अपन डेफिनेशन की बात करें ना, तो एक बहुत फर्जी सी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। फर्जी सी डेफिनेशन में क्या दे रहा हुआ है वो बताता हूँ। उसकी डेफिनेशन में बोलता है कि कंपनी मींस अ कंपनी, समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉस। आ गई बात समझ में? नहीं 1956 नहीं लिखना, उसमें डेफिनेशन में जो लिखा हुआ वापस सुन लो, कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और द प्रीवियस कंपनी लॉज। तो प्रीवियस कंपनी लॉज का मतलब तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कौन सा वाला एक्ट, 1956। और जो अपन अभी कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं वो कौन सा वाला अंडरस्टूड है, 2013। तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं डेफिनेशन में, डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, 2 सबसेक्शन 20। इसमें क्या लिखा वापस सुन लो, कंपनी का मतलब क्या बोला, कंपनी का मतलब कंपनी, अरे उसी की तो बात कर रहे हैं बावड़े। उसका मतलब तो बता, कंपनी मींस ऐसे बोल कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा कुछ होगा, ऐसे बोलता ही नहीं है। ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन चलती है। जब डिविडेंड पढ़ाऊंगा ना यदि आया तो डिविडेंड में तो और अखंड वाली फर्जी डेफिनेशन है, सही बता रहा हूँ तुम्हारे को, 123 सेक्शन 1 2 3। वो पता है क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, माता फोड़ ले दीवार के। चलो थोड़ा बहुत तो मीनिंग है उसके अंदर यार, कुछ वो 3 रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल में लगा लगू के 268 की डेफिनेशन जो दे रखी है उसमें कुछ तो मीनिंग निकल रहा है यार। प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी तो और महान, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी दैट इज अ पब्लिक कंपनी। मतलब कपिल शर्मा शो चल रहा है यार, कंपनी लो है कपिल शर्मा शो है यार, कई बार तो डेफिनेशंस पढ़ के ऐसे लगता है। सही बता रहा हूँ तुम्हारे को, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे वाले सब्जेक्ट को मजाक मजाक में सिखा दूंगा तुम्हारे को सारी चीजें। बट लेकिन यदि तुम मजाक मजाक में बह गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। बहना मत, कंट्रोल में रहना। जितना उतारूं गंगा में उतना ही उतरना, कहीं ज्यादा टशन दिखा बोल देगा नहीं सर मैं तो और नीचे जाके आऊंगा, तो जा फिर ऊपर नहीं आ पाएगा, फिर उसकी गहराइयों में डूब जाएगा तू। कहाँ हरिद्वार से आगे निकल जाएगा नोएडा की तरफ, फिर बहता बहता मैं बचा नहीं पाऊंगा फिर। तो इसलिए जितना डूबाऊं उतना ही डूबना, ज्यादा डूबना मत, ठीक है। क्योंकि लाइफ सेविंग जैकेट भी नहीं पहनी है अपन ने, इसलिए।
तो ऐसी है ना बहुत सारी परिभाषाएं मिलेगी आपको। अब है ना एग्जाम में स्टूडेंट क्या गलती करता है, इस छोटे से टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। एग्जाम में ना आपसे पूछा जाता है शब्द डिफाइन कंपनी, जैसे क्वेश्चन आ गया, अब स्टूडेंट पता है क्या लिखता है, कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ऐसे लिख देता है। उसका आंसर सही है? नहीं, आप वो छोड़ो, आप अपना आंसर मत बताओ, मैं तो आपको कह रहा हूँ एज एन एग्जामिनर आपको कॉपी दे दी वो चेक करने को, उस आंसर को आप बताओ, चेक करो, मतलब चेक करके कितने नंबर दोगे? 0? क्यों? हाँ, एक डेफिनेशन दी हुई है और आपने वहां पे क्या लिखा? मीनिंग। समझ गया बात? कंपनी मींस एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म्ड फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट बाय डूइंग ए लीगल बिजनेस, आपने ये लिखा। जबकि आपको पूछा गया है डिफाइन कंपनी, तो आप क्या लिखते हैं? डेफिनेशन ऑफ कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी में आप लिखते हैं कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और द प्रीवियस कंपनी लॉ। आपको ये लिखना चाहिए था, लेकिन आपने पूरा बैंड बजा दिया। तो आप क्या करते हो, आपको आता है, लेकिन आप क्या है वहां पे 3 घंटे का जो माहौल होता है ना, नर्वसनेस का, उसकी वजह से आप आते हुए आंसर को गलत कर जाते हो। इसलिए आप एक बात ये ध्यान रख लो, इंस्टीट्यूट ज्ञान सागर क्लासेस जितने भी टेस्ट ले, जितने भी सब्जेक्ट के अंदर जो भी टेस्ट ले, जब जब ले, एब्सेंट तो होना ही मत। नंबर 0 आ जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं है, कम से कम कॉन्फिडेंस तो बनेगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कैसे करूंगा। नंबर 30 में से 50 में से 10 में से 2 आ जाएगा, कोई लोड नहीं है, कोई टीचर नहीं डांटने वाला। लेकिन कम से कम हमें ये तो पता रहेगा ना कि सर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या है। कल को यदि वो क्वेश्चन मेन एग्जाम में आ गया तो क्या करूंगा, कम से कम वो तो तुम्हें पता है ना। यदि तुम बैठे ही नहीं यहाँ पे आके, टेस्ट पेपर फेस ही नहीं किया, 1 घंटे का वो इन्वायरमेंट जो अलग अलग प्रकार की एनर्जीज वाला इन्वायरमेंट होता है वो तुमने फेस ही नहीं किया, तो तुम 3 घंटे का डायरेक्ट इन्वायरमेंट क्या फेस कर लोगे, ये बताओ? वहां पे तो जाके नर्वस ही होना है, और वहां पे जाके नर्वस यदि हो गए तो फिर तो आता हुआ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आता है आपको, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट को देखा है, बोले सर वहां जाके तो पता ही नहीं क्या हुआ, ब्लैंक हो गया सर एकदम से। होता है ना ऐसा, कई बार हो जाते हैं। घर से वो टॉपिक पढ़ के गया, बोले अरे यार ये टॉपिक है, दोस्त को और सिखा दिया वो पूरा टॉपिक रास्ते में चलते चलते। और खुद से ही यदि सवाल पूछ लिया गया ना वहाँ पे उस पे एक एमसीक्यू कि बोले बता ये वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा, तो बोले यार क्या दोनों में डिफरेंस क्या होता है यार, समझ नहीं आ रहा है यार। ऐसा हुआ होगा ना अभी भी तुम्हारे साथ में। ये क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो इसलिए ना ये काम, ये भी थोड़ी समस्याएं है ना दूर करनी है अपने को, कि ताकि अपन प्रॉपर वे में अपना जो आंसर है ना वो कर पाए। समझ गए मेरी बात? राइट। और किसी की कोई डिमांड हो क्लास को लेके तो वो बता दो। क्या देखो बात पहले दिन ही पूछ रहा हूँ ये मैं, तो फिर क्या होगा, मेरे को डिमांड ध्यान रखनी पड़ेगी ना डेली क्लास में, क्या इन बच्चों की ये डिमांड है, मत पढ़ाओ के अलावा। बताओ, या बोले हफ्ते में केवल सैटरडे को पढ़ाओ बाकी दिन नहीं पढ़ाओ, उसको छोड़ के बताओ? बोले आधा घंटा ही पढ़ेंगे ये भी छोड़ के, बोलो, बताओ। है कोई है? देखो बिंदास बोलो खुल के। देखो मेरे सब्जेक्ट में मेरे को ही बोलोगे, दूसरी फैकल्टी को अकाउंट्स वाले सर को बोल के क्या कर लोगे? वो भी मेरे को ही बोलेंगे, तो डायरेक्टली मेरे को ही बोल लो, इतना चौराहे पे से घूम के यूं आए, सीधे आ जाते। देखो मैं तो मस्ती मजाक से ही पढ़ाऊंगा, मैं वो सीरियस नोट पे नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। और ना तुम्हें पढ़ना, आराम से चिल आउट मूड में पढ़ो, क्योंकि चिल आउट मूड में पढ़ोगे ना तो ही दो चीज़ सीख पाओगे। और हेडक लेके और ये खोपड़े पे परेशानी लेके पढ़ने की कोशिश करोगे ना कि यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो क्या होगा, हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। फिर क्या लगेगा हमारे को, सारी चीज़ें हेडक, कि यार सर ये करना है, यार सर ये करना है, अरे ठीक है यार, समझ लिया, कर लिया। कई बार होता है टॉपिक एक बार में नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो अभी एक बार के लिए। फिर आप उसको फ्रेश माइंड से वापस पिन ड्रॉप साइलेंट होकर उस टॉपिक को लेके बैठो। ये मत सोचो कि पहले नहीं आया था, आया था यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आया था। आपकी बार 20% आएगा, फिर उसको बाद में वापस लेके बैठो, 50% आएगा, धीरे धीरे करके वो टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। समझ गया बात? तो परेशान नहीं होना किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट में बोले यार सर कैसे करेंगे, कर लेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ गए ना? तो शुरुआत तो मैंने श्री गणेश कर दिया है एक बार, तो कंपनी हेडिंग लेके नींव तो डाल दी। अब बाकी का बिल्डिंग बनाने का काम कल से करेंगे अपन। करना कैसे वो मैंने तुम्हें बता दिया। अभी जब तक आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं होते तब तक आप एक नोटबुक बना लो, उसमें डेली जो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ आपको क्लास में आके नोट डाउन करना है, उसको समझना है। एज वेल एज तुम्हें कसम है, ध्यान रखना रोज घर पे जाके एक बार रिवाइज करोगे वो, तुम्हें कसम दे रहा हूँ।
वो तो विद्या की कसम है तुम्हें सबको, समझ गए? ऑनलाइन वाले तुम भी सुन लो और ऑफलाइन वाले तुम भी सुन लो, दोनों बच्चों को विद्या की कसम है, जो तुमने किसी भी दिन जाके नहीं पढ़ा तो मेरा वाला डेली की डेली जाके पढ़ोगे। मेरे को पढ़ाने में 1 घंटा लगता है, तुम्हें पढ़ने में 1 घंटा कितना देर लगेगी? देख 5 मिनट हेडिंग थोड़ा ना पढ़ना है यार। ए भाई, मत कर ऐसे यार, ये कह रहा 5 मिनट, ए यहाँ से निकलते निकलते पढ़ लूंगा सर। फिर तो एक काम कर, तू यहाँ आ जा, मैं यहाँ आ जाता हूँ, आधा घंटा कम से कम लगेगा, है ना? एक बार देखो, उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज वाली क्लास में हमारे को हो सकता है उस समय तो जब मैंने समझाया था तब तो आ गया समझ में, लेकिन अपन जब 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद उसको पढ़ेंगे ना, तो पता लगे बोले सर सिस्टम हिल गया पूरा, वो क्या था इसमें, तबाही मच गई, बोले पता नहीं लग रहा सर क्या हुआ इसमें तो। हाँ ये हुआ ना डाउट, अब आओ अगले दिन, फिर आप मेरे को बोलो सर ये डाउट है, पहले टॉपिक वापस बताओ, फिर अपन चलेंगे आगे, तब आएगा मजा। ऐसे क्या दे दनादन टॉपिक पढ़े जा रहे, दे दनादन टॉपिक पढ़े जा रहे, हो जाएगा ये तो, सल्टा दूंगा तुम्हारे 20 दिन में, है क्या इसमें? फिर दिसंबर है, अभी तो यही दिसंबर खत्म नहीं हुआ, इस दिसंबर की 20 तारीख नहीं आई हाल तो भी यार, फिर इतनी क्या जल्दी है? इसलिए आराम से पढ़ो, ठीक है? और जब अगले दिन पढ़ो ना, तो पिछले वाले दिन का एक बार क्विक रिव्यू ले लो। क्विक रिव्यू मतलब वो 5 मिनट वाला जो तूने बोला, ठीक है? उसका मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना, ताकि जब आज वाले स्टेशन से गाड़ी निकलेगी ना, तो उसको पता रहेगा अच्छा कल ये था, उसके बाद ये है, फिर अब समझ गए? ये होता है सेल्फ स्टडी करने का तरीका। वो सेल्फ स्टडी वो नहीं होती जाके बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, ईयर प्लग ला, वाह मजा आ रहा है, काहे की सेल्फ स्टडी? तेरा पूछू 1 घंटे बाद तूने क्या पढ़ा, तो टीचर ने क्या पढ़ाया, तेरे को सवाल दिया वो करके दूं, वो तेरे को दूं एक क्वेश्चन कर, नहीं कर पाएगा। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं लिखोगे ना, कुछ नहीं होएगा, मैं तुम्हें बता दूं। इसलिए मैं तुम्हारे को नहीं लिखवाता हूँ, तुम्हारे को पढ़वाऊंगा, घर पे जाके शॉर्ट नोट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, कॉपी उठवा के मंगवा लूंगा किसी भी दिन, ध्यान रखना। शॉर्ट नोट तुम्हें बनाने पड़ेंगे। अब वो तुम कैसे बनाओगे, वो तुमको मैं तरीका बताऊंगा कि देखो तुम्हारे को शॉर्ट नोट हर टॉपिक का कैसे बनाना है। वो शॉर्ट नोट तुम्हारे कब काम में आएंगे, जब एग्जाम देने जाओगे, मेन एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उससे जस्ट पहले आप ये पूरा इतना बड़ा मॉड्यूल उठा के नहीं पढ़ सकते, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पूरा मॉड्यूल के तुम एक एक पेज एक एक लाइन पढ़ जाओ, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है? पहले 4 एक्ट थे, अब इतने सारे एक्ट देख रहे हो, 10-12 एक्ट हैं तुम्हारे पास, और हर एक्ट अपने आप में नया है, समझ रहे हो? जो पुराना वाला रिपीटेशन वाला पोर्शन है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोगा है, एनआई है, और वो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ वाला जो चैप्टर है, ये सारे छोड़ दो। इसके अलावा तो सारा कंटेंट नया है तुम्हारे पास, 8-10 चैप्टर नए हैं पूरे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कल मेरा एग्जाम है तो मैं आज 24 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट कर लूँ, तो वहां पे क्या चीज़ काम में आएगी? वो शॉर्ट नोट्स, कौन से वाले? जो आपने बनाए, क्योंकि खुद का लिखा हुआ खुद को पढ़ के जल्दी समझ में आ जाता है, रादर देन दूसरा व्यक्ति क्या करे, रादर देन दूसरा व्यक्ति उसको बताए। तो मैंने तुम्हारे को बताया, फिर तुमने उसको कॉपी में लिख लिया, फिर तुम घर पे जाके उसको नहीं पढ़ोगे। हाँ जो है वास्तविकता है, एक्सेप्ट इट। और जब उसको नहीं पढ़ा तो अल्टीमेटली वो टॉपिक हमारे आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, कि किसी दिन उठा के मैं तुम्हारे को पूछ लूँ ना, ला बता कि कंपनी में ये वाला सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, या आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, या इस कॉन्सेप्ट में क्या था, तो आपका कुछ नहीं आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि सिर्फ टीचर ने लिखा है, आप घर गए, कॉपी बंद करी, मस्त इंस्टा की रील को स्क्रॉल किया, सो गए, दैट्स इट, अगले दिन फिर आए, फिर वही काम। लेकिन मैं तुम्हारे को बोलूँगा ना, तुमको ये शॉर्ट नोट बनाना है, तो जाके क्या करोगे, वो तुम आधा घंटा जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसमें कुछ तो लिखोगे बैठ के, कि हाँ सर ये टॉपिक है। समझ गए आप मेरी बात? तो इसलिए कॉपी अभी मेंटेन करके रख लेना, ज़्यादा बड़ी कॉपी नहीं चाहिए, छोटी सी कॉपी रखना। तो अभी 15-20 दिन तक, जब तक जो भी सेटलमेंट नहीं होता, तब तक मैं जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो उस नोटबुक के अंदर नोट हो जाना चाहिए, ठीक है? कुछ एक क्वेश्चंस भी अपन बीच में डिस्कस करेंगे, पेपर भी अपन खोल के देखते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है? तो उसमें ये भी पता लगता रहेगा अपने को कि कौन से टॉपिक पे क्या क्या सवाल आया है, कितने नंबर का आया है, कैसे पूछा है, और हम उसका आंसर देंगे तो सर हम उसका आंसर कैसे देंगे, और उसका आंसर कैसे दिया जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो बीच बीच में ही सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है? और कोई फरमाइश, गिले शिकवे, शिकायत कुछ है तो बोलो। नहीं? कल से अपन फॉर्मली तौर पे क्लास को शुरू कर लेंगे। आज फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने मेरा भी, मेरे सब्जेक्ट का भी और तुम्हारा भी, सबको जान लिया, पहचान लिया, काम खत्म हो गया आज। अब कल से सीरियस नोट पे अपन पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है जी? ओके, करें फिनिश आज का कार्यक्रम? चलो जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।